तो चलिए क्रिकेट क्यूएनए पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एलिमिनेटर मुकाबला है जिसमें बेंगलोर और हैदराबाद एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है दोनों ही टीमों के लिए, क्योंकि जो जीतेगी वो दिल्ली कैपिटल के साथ क्वालिफायर 2 में भिड़ेगी। तो हम बात करेंगे कि दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या हैं, साथ ही टीम कॉम्बिनेशन और कहाँ पे दोनों टीम वीक होती है। तो पहले मैं बात करता हूँ मोमेंटम की। तो अगर हम बात करें मोमेंटम की और मैं आरसीबी और हैदराबाद को रखूँ, तो वहाँ पे हैदराबाद के पास सबसे अच्छा मोमेंटम है इस वक्त। अगर आप प्लेऑफ्स में भी देखें तो चारों जो टीमें थीं उसमें सबसे अच्छा मोमेंटम वो हैदराबाद के पास ही था, क्योंकि हैदराबाद पिछले 5 में से 4 मुकाबला जीत के आ रहे और 3 बैक टू बैक विन के साथ वो इस एलिमिनेटर मुकाबले में उतरेंगे। रही बात मैं आरसीबी की करूं, तो आरसीबी की टीम लगातार 4 मुकाबले हार के आ रही है, इसलिए उनके साथ मोमेंटम नहीं है। और आरसीबी के जो मेन खिलाड़ी हैं, मेन प्लेयर्स हैं, जैसे विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, चहल, इन लोग ने पिछले 2-3 मैच में परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो ये उम्मीद कर रही होगी आरसीबी की टीम की आज एक बड़ा मुकाबला, और इस बड़े मुकाबले में कम से कम इन 3 में से कोई 2 खिलाड़ी तो चलने ही चाहिए। तो मेरा अनुमान है कि विराट कोहली या फिर एबी डिविलियर्स में तो कोई एक खिलाड़ी आज चल सकता है। साथ ही नीचे से चहल को भी वहाँ पे जब वो बॉलिंग करेंगे तो वहाँ पे उनको विकेट्स लेके देनी होगी, जिससे कि टीम जो है वो वापस जीत की ट्रैक पे आ सके और ये वाला मैच जीत के वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ क्वालिफायर 2 में भिड़ सके। अब मजबूत पक्ष अगर हम बात करें सनराइजर्स हैदराबाद के पास, तो सनराइजर्स हैदराबाद की जो सबसे मजबूत पक्ष पिछले 3-4 मैचों में हुई है वो उनकी ओपनिंग साझेदारी, जो साहा के साथ वो जब वो ओपन करा रहे हैं एसआरएच की मैनेजमेंट, तो साहा के खेलने से वार्नर पर से प्रेशर जो है वो बिल्कुल हट गया है और वार्नर पूरी खुल के इस मैच में खेल रहे हैं। तो वार्नर पे जो दबाव था जब वो बेरिस्टो के साथ खेलते थे, और बेरिस्टो और वार्नर जब खेलते थे तो उन पर ये भी दबाव था कि यार नीचे कोई खिलाड़ी, मतलब कि उनके बाद कोई नहीं है एक विलियमसन को छोड़ के। तो जब साहा खेल रहे हैं तो साहा भी वो तेज रन दे रहे हैं, और साहा के खेलने से क्या हो गया कि एक फॉरेन खिलाड़ी को आप खिला सकते हैं। तो बेरिस्टो की जगह उन्होंने जेसन होल्डर को खिलाया, और जेसन होल्डर के टीम कॉम्बिनेशन में जगह बनते ही एक बॉलिंग का भी ऑप्शन एसआरएच की टीम को मिल गया, क्योंकि जेसन होल्डर ने पिछले 5 मैच में वो 10 विकेट्स ले चुके हैं। और आपको राशिद खान के साथ जो एक पार्टनरशिप में जो बॉलिंग, एक इंटरनेशनल प्लेयर की बात होती है, एक बॉलिंग कॉम्बिनेशन में जो हैदराबाद को मिल गया, तो 4 ओवर रशीद खान अच्छे डाल रहे हैं और साथ ही 4 ओवर जेसन होल्डर भी बहुत किफ़ायती डाल रहे हो। साथ में टी नटराजन, संदीप शर्मा, नदीम, इन लोग का जो सपोर्ट मिल रहा है एसआरएच की बॉलिंग लाइनअप को, तो वहाँ पे उनकी जो मजबूती है वो और उनको उभारता है। और एसआरएच की टीम है वो इन्हीं पे डिपेंडेंट है, क्योंकि बेरिस्टो को जब उन्होंने बैठाया था तो बेरिस्टो एक बहुत बड़ा डिसीजन था। और फिर जो क्रिकेट फैंस हैं उन्होंने भी सवाल उठाए थे कि अब बेरिस्टो जैसे प्लेयर को कैसे आप बाहर डगआउट में बैठा सकते थे। लेकिन साहा ने जो परफॉर्मेंस किया है पिछले 3-4 मैचों में, जो उन्होंने दबाव हटाया है वार्नर से, वो दिखाता है कि जो एसआरएच की मैनेजमेंट थी उनका जो डिसीजन था वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, और वो डिसीजन वो काम कर रहा है। तो जेसन होल्डर का बहुत अच्छा यहाँ पे उपयोग कर रही है एसआरएच की मैनेजमेंट, क्योंकि नीचे से आके वो हिटें लगा सकते हैं। साथ ही उनके पास जो काबिलियत है होल्डर के पास कि वो अबू धाबी, दुबई जैसे बड़े ग्राउंड में भी वो 6 लगा सकते हैं। तो ये एसआरएच की सबसे बड़ी मजबूत पक्ष है। आरसीबी की मजबूत पक्ष की ओर ध्यान दें तो आरसीबी की जो सबसे बड़ी मजबूत पक्ष अभी इस फिलहाल जहां पे वो 4 मैच लगातार हार के आ रहे हैं, फिर भी अगर कुछ पॉजिटिव मिला तो वो देवदत्त पडिक्कल है। पडिक्कल ने जिस तरह की बैटिंग की है, जिस तरह से वो स्टार्ट दे रहे हैं आरसीबी की टीम को, वो अगर टिकते हैं तो वो कम से कम 50 से 60 रन जरूर बना के जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उनकी बैटिंग पे जो उठता है, देवदत्त पडिक्कल की जो बैटिंग पे उठता है, क्या वो उनकी बैटिंग आग लगा रही है? आग लगाने की मतलब क्या वो रन्स टीम के लिए काउंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? क्योंकि उनकी बैटिंग जो वो कर रहे हैं बैटिंग, वो रन्स तो उनके लिए काउंट हो रहे हैं, लेकिन क्या वो टीम के परफॉर्मेंस पे, टीम के जो विनिंग स्ट्रेटेजी है उसको वो तब्दील कर पा रहे हैं कि नहीं? तो इसमें अगर मैं कहूँ तो इसमें थोड़ा सा देवदत्त पडिक्कल को अपने स्ट्राइक रेट पे ध्यान देना होगा, और वो जब वो 40-50 रन बना लेते हैं तो वहाँ से उनको ये समझना होगा कि उनको गेम आगे लेके जाना है, 20 ओवर तक खेलना है और बड़े हिटे लगा के लंबा स्कोर करना है। जब वो देवदत्त पडिक्कल आज उतरेंगे तो सबसे बड़ा जो उनके पास ये पॉजिटिव रहेगा कि यार मैंने रन बना के, यार मैं अभी पिछले 3 मैच में 2 50
से ऊपर का रन बना के और वो मेरे पास कॉन्फिडेंस है, तो वो देवदत्त पड्डीकल को वहाँ पे दिखाना होगा। और साथ ही जब वो 40-50 रन बना लेते तो उनको वहाँ पे लंबा स्कोर लेके जाना होगा। दूसरी पॉजिटिव की बात करूँ आरसीबी की टीम में, ये आरसीबी की टीम भले 4 मैच हार गए, लेकिन आरसीबी की टीम ने कॉन्फिडेंस नहीं आ रही है। जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम में जो आपको दिख रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स भी इतने मैचेस हारे, लेकिन दिल्ली की जो टीम है या मैनेजमेंट वो उनके खिलाड़ी जो हैं वो कॉन्फिडेंस में अभी बहुत डाउन है, वो नीचे लगे पड़े। लेकिन आरसीबी की टीम भले 4 मैच हारी है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो अभी नीचे गया नहीं। और जिस टीम में विराट कोहली, एबी डिविलियर्स जैसे 2 विश्व स्तर के बड़े खिलाड़ी हों, वो टीम कभी भी नीचे नहीं लगेगी, वो फाइट बैक कभी भी कर सकती है। तो आरसीबी को यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये भी मिला है कि पिछले 2-3 मैच में इनके कुछ बड़े खिलाड़ी है वो चले नहीं हैं, तो इस मैच में चल सकते हैं, ये बहुत बड़ी संभावना। और ये एसआरएच को यहाँ पे थोड़ा सा डर के रहना होगा, सहमा में रहना होगा कि कोई भी फाइट बैक कर सकता है आरसीबी की टीम का। अब बात करते हैं थोड़ी कमज़ोर पक्ष की। तो सबसे पहले एसआरएच की कमज़ोर पक्ष की मैं बात करूं तो एसआरएच की जो उनका जो मिडिल ऑर्डर है, वो अगर ऊपर से 3 से 4 बल्लेबाज जो मनीष पांडे, विलियमसन, वार्नर, साहा को छोड़ दें, तो जो लोअर मिडिल ऑर्डर पे जो बल्लेबाज है वो उतने रन अभी भी नहीं बने, उनके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। जो और वो अभी भी जो हैं वो अब्दुल समाद को खिलाते हैं या फिर प्रियम गर्ग को खिलाते हैं या फिर कभी दोनों को खिलाते हैं या फिर अभिषेक शर्मा। तो यही 3 इंडियन जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, इन्हीं के आसपास वो टीम जो है वो घूमती है लोअर मिडिल ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो टीम में कब कौन अच्छा बैलेंस देगा, अबू धाबी की पिच कैसी रहती है, उस हिसाब को देखते हुए मुझे लगता है कि जो एसआरएच की मैनेजमेंट है वो अब्दुल समाद के साथ ही कंटिन्यू करेगी, क्योंकि अब्दुल समाद आपको बॉलिंग से भी एक ऑप्शन देते हैं, साथ ही उनके पास जो हिट लगाने की एबिलिटी है वो प्रियम गर्ग और अभिषेक शर्मा से ऊपर रखती है। लेकिन अभिषेक शर्मा ने भी 1-2 मैच में अच्छी पारियां खेली हैं, और अब्दुल समाद से कंपेयर करें तो अब्दुल समाद से अभी वो पारियां अभी आपको इस आईपीएल में देखने को नहीं मिली है। तो लोअर मिडिल ऑर्डर तंग कर सकता है, लोअर मिडिल ऑर्डर टेंशन की थोड़ी सी घड़ी है एसआरएच के लिए। और अगर आरसीबी की टीम ऊपर से 2-3 विकेट जल्दी गिरा देती है, तब लोअर मिडिल ऑर्डर उनका फंस सकता है, टेस्ट हो सकता है हैदराबाद की टीम का, और वहाँ पे हैदराबाद की टीम को वहाँ पे फाइट बैक करना होगा और वहाँ पे उनको बताना होगा कि हाँ, लोअर मिडिल हमारा भी सक्षम है रन बनाने के लिए। अगर मैं आरसीबी की बात करूं तो आरसीबी का जो अभी वीक पॉइंट है वो उनका देवदत्त पड्डीकल के साथ कौन ओपनिंग करेगा, क्योंकि जब फिंच को 11 गेम लगातार जब फिंच ने खेला तो फिंच के बाद उन्होंने ड्रॉप कर दिया, उनके जगह पे नए ओपनर को खिलाया, लेकिन नए ओपनर भी उस तरह से रन नहीं दे रहे। और मेरा मानना है कि फिंच के साथ ही उनको जाना था। जब वो 11 मैच लगातार आरसीबी की मैनेजमेंट है वो फिंच के साथ गई, तो 3 मैच में और कुछ नहीं बिगड़ जाता, क्योंकि फिंच के खेलने से ये सबसे बड़ा है कि जो वो एक्सपीरियंस लेके आते हैं, साथ ही वो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी हैं, करंट लिमिटेड ओवर कैप्टन भी हैं ऑस्ट्रेलिया के, प्लस वो एक्सपीरियंस जो लाते हैं लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में, उनके पास एक्सपीरियंस है। माना कि वो बल्ले से उस रंग में नहीं देखे इस आईपीएल में, लेकिन वो एक बड़े खिलाड़ी के लिए एक दिन कभी भी आ सकता है, वो बड़े मैच में आता है। और फिंच जब ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खेलते हैं तो वो बड़े मैच में अक्सर चलते हैं, तो फिंच के पास वो अनुभव है। और मेरा मानना है कि देवदत्त पड्डीकल के साथ इस मैच में आपको फिंच के साथ ही वो उतरेंगे। प्लस दूसरी कॉम्बिनेशन की बात करूं, क्या मोइन अली के साथ जा सकती है टीम, क्योंकि विराट कोहली ने जो गेम खेला है इस आईपीएल में, क्योंकि उनके जहन में, उनके दिमाग में ये चीज़ है कि डिविलियर्स के बाद जो आरसीबी की टीम है उनकी बैटिंग कमज़ोर है, क्योंकि देवदत्त पड्डीकल और एक ओपनर होता है, फिर 3 पे विराट, 4 पे डिविलियर्स और 5 नंबर पे गायब हो जाते हैं। मतलब 5 नंबर पे कोई बड़ा स्तर का खिलाड़ी नहीं है। तो डिविलियर्स के भी माइंड में ये चीज़ें घूमती हैं, और इसलिए डिविलियर्स भी थोड़ा रुक के समय लेके खेल रहे हैं इस आईपीएल में। हाँ, उन्होंने अच्छे नॉक्स 3-4 खेले हैं, लेकिन वो अक्सर मैच में वो थोड़ा रुक के खेल रहे थे। यहाँ पे जो देखना पड़ेगा आरसीबी की मैनेजमेंट को, क्या मोइन अली की जगह इस टीम में बनती है।
और अगर बनती है तो किसके जगह पे बनती है? क्या आप एक बॉलर को बैठाओगे डगआउट में, चाहे उडाना की जगह पे आप खिलाओगे? पिच कैसी रहती है अबू धाबी में? तो ये थोड़ा सा आरसीबी की मैनेजमेंट को या माइक हैसन को ये देखना होगा कि क्या मोइन अली प्लेइंग 11 में फिट होते हैं कि नहीं होते हैं, और क्या किसके जगह पे होते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मोइन अली आपको ओपनिंग करते दिख जाए देवदत्त पडिक्कल की जगह पे, और इस सिचुएशन पे आपको एरन फिंच प्लेइंग 11 में आपको नहीं देखते, क्योंकि मोइन अली का चांस एज अ ओपनर इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि मोइन अली जब इंग्लैंड या फिर यॉर्कशायर के लिए जब वो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं तो वो एज नंबर 3 पे ही खेलते हैं, ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि मोइन अली इंग्लैंड के लिए जब खेलते तो 5-6 नंबर पे खेलते, लेकिन जब वो यॉर्कशायर के लिए जब वो खेलते तो ऊपर बल्लेबाजी करते, और उनके पास वो एक्सपीरियंस है, साथ ही एबिलिटी है कि वो आगे बढ़ के वो ग्राउंड की जो बाउंड्री है वो क्लियर कर सकते। तो मोइन अली के पास वो आने से वो एक्सपीरियंस भी होगा, और आपको ये भी हो सकता है कि एरन फिंच और मोइन अली दोनों दिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो टीम कॉम्बिनेशन है वो आरसीबी को यहाँ पे ढूंढना होगा, क्योंकि आरसीबी को अगर ये टाइटल जीतना है तो आज का एलिमिनेटर भी जीतना होगा, साथ ही क्वालिफायर 2 में दिल्ली कैपिटल्स को भी हराना होगा, और फाइनल में एमआई को भी हराना होगा। और ये तीनों मैच जीतने के लिए जो आरसीबी की टीम है उनको अपना कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे उनको जो कॉम्बिनेशन पे जो बार बार सवाल उठते हैं वो कॉम्बिनेशन पे उनको कंसिस्टेंट रहना होगा, कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, और एक ही जो 11 प्लेयर आज उतरेंगे वही 11 प्लेयर के साथ आगे 2 मैच उनको आगे बढ़ने होंगे। तो यहाँ पे आरसीबी की टीम है यही चाहेगी कि वो जल्द अच्छा कॉम्बिनेशन इस मैच में उतारें, और इसी विनिंग कॉम्बिनेशन को आगे आने वाले मैचेस में जो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आरसीबी की टीम खेलेगी उसमें वो परखें। तो यही था एलिमिनेटर का मुकाबला। लेकिन अगर आप मेरे से पूछे कि दोनों टीम में कौन ऊपर है, कौन जीत सकता है ये एलिमिनेटर मुकाबला एसआरएच और आरसीबी के बीच, तो मेरा मानना है कि जो विनिंग मोमेंटम है वो एसआरएच के पास है। साथ ही एसआरएच की टीम पिछला 3 लगातार मैच बैक टू बैक जीत के आ रही है, लेकिन आरसीबी 4 लगातार मैच हार के आ रहा है, वो नीचे लगा इस मैच में। लेकिन आरसीबी का आप ये भी देखिए कि आरसीबी पिछले 3-4 मैच में उसके बड़े प्लेयर्स नहीं खेले चले, एबी डिविलियर्स, चहल, विराट कोहली, जो पहले 10 मैच में 9-10 मैच में कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे थे अपनी टीम के लिए, वो पिछले 3-4 मैच में नहीं रहे हैं। तो आज कोई भी खिलाड़ी आरसीबी की तरफ से फाइट बैक कर सकता है और एसआरएच के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर अभी अनुमान लगाएं तो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर मेरे से आप पूछे तो एसआरएच की टीम को मैं थोड़ा सा एज दूंगा। 55% एसआरएच का चांस हो सकता है, वही विनिंग मोमेंटम के लिए मैं बोल रहा हूँ, और 45% आरसीबी का चांस हो सकेगा, क्योंकि आरसीबी की मैनेजमेंट को या आरसीबी की फ्रेंचाइज को वो या खिलाड़ियों को वो एक टेम्परामेंट भी, बिग मैच टेम्परामेंट भी यहाँ पे शो करना होगा, क्योंकि एसआरएच पिछले 4-5 सालों में ऐसे सिचुएशन पे लगातार रहा है। लेकिन आरसीबी की टीम 2016 के बाद पहली बार इस सिचुएशन पे खेलते आपको दिखेगी। तो यहाँ पे जो बिग मैच टेम्परामेंट है वो भी टेस्ट होगा दोनों टीमों का, लेकिन मेरा मानना है कि ज़्यादा आरसीबी का टेस्ट होगा। तो यही था आज का जितना भी प्रीव्यू आप कह लीजिए एलिमिनेटर मुकाबला एसआरएच और आरसीबी के लिए। आपको मैच से रिलेटेड जितने भी तमाम अपडेट्स हैं आपको क्रिकेट क्यूएनए पे मिलते रहेगा, इसलिए जल्दी से क्रिकेट क्यूएनए को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर से दबाइए, और दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करिए, और दोस्तों से भी सब्सक्राइब जरूर से करा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जब ये मैच का नतीजा आएगा। तो